किताबी चर्चा में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं जो किताब आपके लिए लेके आई हूँ वो जे साई दीपक की इंडिया, भारत और पाकिस्तान है। ब्लूम्सबेरी पब्लिकेशन से छपी हुई 612 पन्नों की ये किताब लगभग 900 रुपए में बाजार में उपलब्ध है, जिसको लेके आप पढ़ सकते हैं। किताब का बहुत ही सुंदर सफ़ेद और हरा कवर है, प्रूफ रीडिंग बहुत अच्छी है, कागज़ बहुत अच्छा है, सब कुछ इसका बहुत अच्छा है। इससे बाह्य कलेवर की बात हुई। अब अगर हम लोग इसकी किताब के बारे में बात करना शुरू करते हैं, उसके पहले मैं थोड़ी इसकी पृष्ठभूमि दूंगी। ये किताब जे साई दीपक की एक ट्रियोलॉजी का हिस्सा है। ट्रियोलॉजी कहते हैं कोई भी 3 पीसेस ऑफ क्रिएटिविटी, चाहे वो ड्रामा हो, चाहे म्यूजिक कंपोजिशन हो, चाहे कोई किताब हो, लेख हो, जो 3 आपस में थीम से जुड़े होते हैं और एक के बाद एक बात को आगे बढ़ाते हैं, उसको ट्रियोलॉजी कहते हैं। जैसे कि कोई किताब या कोई रचना कुछ भी बहुत बड़ा हो रहा हो, उसको आप 3 हिस्सों में काट दें तो वो ट्रियोलॉजी होगी। इस ट्रियोलॉजी की पहली किताब इंडिया दैट इज भारत 2021 में छपी थी और ये किताब 2022 में छपी थी। इंडिया दैट इज भारत जिस इंडिक सिविलाइजेशन की कहानी को कहती है ये किताब, और उसी को आगे ये दूसरी किताब आगे बढ़ा रही है। इंडिया, भारत एंड पाकिस्तान 1724 से लेकर 1922-25 तक के कालखंड की कहानी कहती है। इस किताब को समझने से पहले अगर हम एक लाइन में समझें तो पिछली किताब की थीम क्या है। पिछली किताब की जो थीम है वही आगे है और वही आगे जाएगी। एक सेंटेंस में अगर इसको कहा जाए तो बहुत से बाहरी हस्तक्षेपों से जो इंडिक चेतना थी, जो भारतीय चेतना थी, जो आहत हो गई थी, जो एक हद तक मोल्ड भी हो गई थी, उस चेतना के इतिहास को ट्रेस करने की कोशिश इन दोनों किताबों में करी गई है। अब जब इस किताब का नाम है इंडिया, भारत एंड पाकिस्तान, इसको सुन के आपको लग सकता है कि शायद ये किताब सन 47 में जब पाकिस्तान बना, आज जो पाकिस्तान है उसके हमारे साथ क्या संबंध है, क्या जियोपॉलिटिकल कनेक्शंस हैं, उसके बारे में होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। ये किताब ट्रेस करती है 1724 में से लेके अभी तक कैसे पाकिस्तान बनने की, या जिसे आप कह सकते हैं टू नेशन थ्योरी जो है उसकी विचारधारा कैसे पनपी, कैसे आगे बढ़ी और कैसे वो मूर्तिभूत हुई, कैसे पाकिस्तान अस्तित्व में आया। इस किताब को पढ़ के जो लगता है, मुझे लगता है कि पाकिस्तान बनना एक घटना नहीं, एक प्रक्रिया रही है। और पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान बन चुका नहीं है। वो विचारधारा अभी विश्राम नहीं ले रही है, नहीं वो विचारधारा खत्म हुई है। पाकिस्तान कब बनेगा इसकी नींव कभी 18वीं शताब्दी में ही पड़ चुकी थी। शाह वहीबुल्लाह दहलवी, सैयद अहमद बरेलवी, इसके समय में 18वीं शताब्दी में जो इस्लामिक रिवाइवलिज्म हुआ और नॉर्थ ईस्ट पंजाब में जो वहाबी संप्रदाय का बहुत एक पावर हाउस जैसा एक जो सेंटर बना, जिससे और बहुत सी बरेलवी, अहली, देवबंदी, हदीथी और अलीगढ़ जैसी विचारधाराएं निकली, जिन्होंने कहीं ना कहीं जो मिडिल ईस्ट की चेतना थी उसको यहाँ के जो मुस्लिम्स थे उनके ऊपर चस्पा किया, उनके ऊपर उसको अप्लाई किया। अब इतिहास का क्या होता है कि उपनिवेशवाद दुनिया के अधिकतर राष्ट्रों में कभी ना कभी रहा, लेकिन भारत में उपनिवेशवाद की कहानी कुछ अलग है, क्योंकि यहाँ दो बार हम उपनिवेश बने। पहली बार मिडिल ईस्टर्न यहाँ आए, दूसरी बार यहाँ पर यूरोप के लोग आए। अब ये जो 2 घटनाएं हुई, ऐसा तो होता नहीं है इतिहास में कि वाटर टाइट कंपार्टमेंट होता है, मिडिल ईस्ट वाले लोग आए, उन्होंने हमें उपनिवेश बनाया, पीरियड, बात खत्म। अब इसके बाद फिर अंग्रेज आए, उन्होंने हमें कॉलोनी बनाया, उसकी कहानी शुरू हुई। ऐसा नहीं होता। इतिहास में चीजें कॉन्टिन्यूटी में होती हैं, रियल लाइफ में चीजें कॉन्टिन्यूटी में होती हैं और एक चीज का प्रभाव दूसरे पर पड़ता है। जो अगर ब्रिटिश इंडिया का जो इतिहास है या ब्रिटिश कॉलोनी का जो हमारे ऊपर असर हुआ, जो उसके प्रभाव पड़े, उनको अगर हमें देखना है तो हमें ये भी पता चलेगा कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने हमको उपनिवेश बनाते हुए हमारे जो पूर्व जो आक्रांता थे मिडिल ईस्ट वालों का, उनके संग किस तरह से रिएक्ट किया। अब एक चीज़ ये समझ में आती है कि जो अंग्रेज थे और जो मुस्लिम्स थे उनमें संबंध बेहतर थे। अंग्रेज अपने आप को मुस्लिमों के ज़्यादा नज़दीक पाते थे बनिस्बत हिंदुओं और सिखों के। क्यों? क्योंकि जब ब्रिटिशर्स आए, तो जैसा कि मैं पहले भी बहुत बार कह चुकी हूँ, बहुत लोगों ने उस पर लिखा है कि ब्रिटिशर्स जब आए या एशिया में आए व अफ्रीका में गए, जहाँ भी जाते थे, पॉलिटिकल और फाइनेंशियल तो चीज़ें होती ही थी, लेकिन उसके साथ उनका एक बहुत बड़ा उद्देश्य होता था कि चर्च का विस्तार करना, क्रिश्चियनिटी का विस्तार करना, और मिशनरीज साथ आते थे। इस सूरत में निश्चय ही दोनों अब्राहमिक रिलीजन होने की वजह से उनका कंफर्ट लेवल इस्लामिस्ट के साथ ज़्यादा था बनिस्बत सिखों और हिंदुओं के।
अब जब यहाँ पर ब्रिटिशर्स आए, या यूं कह लीजिए जब कोलंबस निकला, जब वास्को डिगामा निकला, इन्होंने पूरी दुनिया ढूंढी, जिसको बहुत दफा कहते हैं पूरी दुनिया खोजी। दुनिया अपनी जगह थी, वो कहीं नहीं खोई थी, ये वहां पहुंचे। इन्होंने ये डिसाइड किया कि ऐसा है कि जो यूरोप का इतिहास है वही सभ्यता का इतिहास है, पूरी दुनिया का इतिहास है। ऐसा मान लेने का अधिकार उन्हें किसी ने दिया था? किसी ने नहीं भी दिया था। ऐसे सारे अधिकार वो स्वयं ही ले लेते थे, और उन्होंने मान लिया कि ये इतिहास जो है, हमारा इतिहास वही दुनिया का इतिहास है, और हमारा ज्ञान ही दुनिया का ज्ञान है, हमारी बुद्धि ही दुनिया की बुद्धि है। ये व्हाइट सुप्रीमेसी की जो बात कही जाती है, ये वही है, ये वही सोच थी। और इसका परिणाम हुआ कि इन्होंने देसी लोगों को अपने इतिहास को लिखने, उसकी विवेचना करने, उस पर बातचीत करने, उस सब की एजेंसी ही समाप्त कर दी। उन्होंने कहा नहीं, आप क्या बात करोगे इस पे, आप कुछ बात नहीं कर सकते इस पे। और इसका दूसरा परिणाम ये हुआ कि अगर कभी कोई अपने इतिहास को, अपनी सोच को, अपनी पहचान को असर्ट करता था, तो उसको डिलेजिटिमाइज कर दिया गया, ऐसी हर कोशिश को। और ऐसा नहीं है ये तब हुआ और अब नहीं हो रहा है। आप लोगों में से जो भी हैं जिनका ह्यूमैनिटीज़ का, हिस्ट्री का, इसका पढ़ना लिखना होगा, और फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के सब से उनका संपर्क रहता होगा, तो आप देखेंगे कि जब वो लोग बैठ के कोई कॉन्फ्रेंस करते हैं, कोई बातचीत करते हैं, तो भारत के बारे में भी, भारतीय संस्कृत के बारे में, संस्कृत भाषा के बारे में, हमारे स्क्रिप्चर्स के बारे में, वो ये मान के चलते हैं जो बात, जो काम वो लोग कर रहे हैं बस वही हो रहा है। मतलब भारत में तो कोई संस्कृत पढ़ नहीं रहा है, भारत में कोई स्क्रिप्चर्स पे काम नहीं हो रहा है, कोई पांडुलिपियां देखी ही नहीं जा रही हैं। और अगर कभी खुदा ना खास्ते उनको कोई पॉइंट आउट करेगी चीज, तो बड़ी मासूमियत से कहते हैं अच्छा अच्छा वो भी हो रहा होगा, पर हम इसकी बात कर रहे हैं। अब ऐसे माहौल में अगर कोई किसी और संस्कृति में अपनी बात को, अपनी हिस्ट्री को एसेट करने और रखने की कोशिश करता, तो शायद उसका सम्मान होता। लेकिन हमारे यहाँ गोरे ने एक बार कहा, कालों ने 10 बार कहा कि ना, तुम हिस्ट्री के बारे में बात नहीं कर सकते। फिर ये कहा जाता है कि तुम अपनी हिस्ट्री की तो बात कर रहे हो, पर क्या तुम्हें पता है कि गोरे हिस्ट्री को किस तरह से देखते हैं? मतलब अगर तुम हिम्मत कर भी रहे हो अपनी बात करने की, तो तुम्हारे जो इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए, तुम्हारे जो मेथड्स होने चाहिए, वो वही होने चाहिए जो गोरों ने बनाए हैं। अभी मैं ये बात नहीं कह रही हूँ, मैं कोई कंट्रोवर्सी नहीं करना चाहती कि हमारे इतिहास के बारे में, हमारे स्क्रिप्चर्स के बारे में कितना गोरों ने अच्छा काम किया, कितना हिंदुस्तान में हुआ, कितना जर्मनी में हुआ, कितना यूएस में हो रहा है, वो एक अलग विषय है, उसको हम अभी छोड़ देते हैं, उस पर बात नहीं करते हैं। अभी जब हम इसकी बात करते हैं, तो जो इतिहास लिखने की बात होती है, तब वो माना जाता है कि क्या आप ट्रेंड हैं। मतलब जो सवाल उठाए जाते हैं, अगर मैक्स मुलर ये कहता है कि आर्य बाहर से आए, तो उससे कोई नहीं पूछता कि तुम्हें कैसे पता चला कि आए, उसने कह दिया, उसका वचन ही प्रमाण है। लेकिन अगर कोई यहाँ कहता है आर्य भारत से नहीं आए, तो उसे कहा जाता है प्रूव करो। मतलब घटना नहीं घटी, आप उसको प्रूव करें। जो घटना घटी कह रहा है, प्रूव करने की जरूरत उसको नहीं है। तो ऐसी ही किसी बात से बचने के लिए लोग करते हैं कि जो यहाँ के लोग जब ऐसी चीजों पे लिखते हैं, उनको एक्स्ट्रा कॉशियस होना पड़ता है। इस मामले में मैं जैसाई दीपक को दाद दूंगी कि उन्होंने एक मजे हुए एकेडमिशियन की तरह काम किया है। 612 पन्ने की किताबें, उन्होंने 1200 से ज्यादा रेफरेंसेस दिए हैं, लंबे लंबे साइटेशन दिए हैं। ऐसा लगता है कि जो लेखक चाहता है कि मेरी किताब पढ़ के तुम बाद में किसी मंच पे काटो और मैं उसकी सफाई दूं। लो, मैं अभी बता रहा हूं ये क्या बात मैं किस आधार पर कह रहा हूं। जयसाई दीपक पेशे से वकील हैं। पहले उन्होंने इंजीनियरिंग की शिक्षा ली थी, फिर वकील बन गए और अब दिल्ली में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। तो एक जो वकील के काम करने का मेथड होता है, वो बताते हुए कहते हैं कि मैंने इस किताब में कोई भी नई बात नहीं लिखी। जितनी बातें पहले से थी, मालूम थी लोगों को, छुपी ढकी थी, उनको मैंने सामने रखा, एक उनको सिलसिला दिया और उसके बाद मैंने अपना एक पर्सपेक्टिव दिखाया, जिस तरह से एक वकील करता है। जैसे कोई भी वकील होता है, टीवी सीरियल की जगह जाके क्राइम स्पॉट पे वो जाके कोई साक्ष्य इकट्ठा नहीं करता। जो साक्ष्य उपलब्ध होते हैं, जो सबूत होते हैं, उन्हीं को वो एक सिलसिले में करके टेबल पे रखता है और एक अपना पर्सपेक्टिव देता है। वही काम दीपक ने इस किताब में किया है और मुझे लगता है कि इस वजह से किताब और इसका जो लेखन है बड़ा पुख्ता हो जाता है। दीपक कहते हैं कि जो वहाबिज्म आया, वो वहाबिज्म क्या था? वो जो इस्लामिक रिवाइवलिज्म था। इस्लामिक रिवाइवलिज्म अक्सर कहा जाता है कि जहां पे ये कहा जाता है कि हम मिलकर लड़े थे अंग्रेजों से, तो वो कहते हैं कि ब्रिटिशर्स के विरोध में इस्लामिक रिवाइवलिज्म हुआ।
लेकिन दीपक ने इसमें बिल्कुल पॉइंट दर पॉइंट प्रूव किया है कि नहीं, ये जो रिवाइवलिज्म था इस्लामिक, ये असल में रिएक्शन था जो हिंदू और सिख चेतना जब अपने आप को इवॉल्व कर रही थी, ये उसके रिएक्शन में हुआ था। और उसी समय से वो मानते थे और उन्होंने एक सोच को रखा कि हाँ, तुम ये है और हम ये हैं। मतलब आप ये जो बात करते हैं कि हम कंधे से कंधा लगाकर लड़े और हम साथ थे और गंगा जमनी थी, शायद ये एक तरफा माना जा रहा था। वहां वो शुरू से मान रहे थे कि हम अब्राहमिक वाले हैं और आप हैं। ये कहना कि गांधी जी ने पार्टीशन को या खिलाफत मूवमेंट के आइडिया को बल दिया, ये नहीं है। दीपक के अनुसार ये चीजें कांग्रेस से पहले ही थी, गांधी जी के आने से पहले से थी। मतलब ये जो सारी प्रक्रिया है पाकिस्तान बनने की, ये आज से नहीं है, बहुत जमाने से है। और इसको इन्होंने जिस तरह से कहा है, मतलब वहाबिज्म की शुरुआत हुई, उसके डिफरेंट डिफरेंट क्या पड़ाव रहे, उसके बाद बंग भंग हुआ, उसके बाद अलग अलग एक्ट्स आए, लखनऊ पैक्ट हुआ, और करते करते अंत में कैसे वो क्रिस्टलाइज हुआ मोपला में जाकर। मोपला और इसके जैसी और घटनाएं जो उसके पहले भी हुई, मतलब उन्होंने जो उसको ट्रेस किया है, मोपला तक लाए हैं, मतलब वो वहां पर जाके क्रिस्टलाइज हुआ। और जब मोपला हुआ तब तक वहां पर दिमाग में बिल्कुल तय था, दो नेशन थ्योरी जो थी वो स्थापित हो चुकी थी। इस किताब में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनको एक वीडियो में छोटे से ना तो मैं रख सकती हूँ और न शायद उतनी देर आप सुन भी पाएंगे। तो वैसे इस किताब को मैं 5 में से 5 नंबर देती हूँ और मेरा मन है कि आप लोग इस किताब को जरूर पढ़ें। मेरी ये राय है कि इस किताब को हम सब लोग जरूर पढ़ें। ऐसी बहुत सी चीजें इस किताब में हैं जिनको एक छोटे से वीडियो में सबको रखना संभव नहीं है। मैंने अपनी ओर से इस किताब का एक परिचय देने की आपको कोशिश करी है। इस किताब को मैं 5 में से 5 नंबर देती हूँ और बिल्कुल पढ़ने लायक है, ऐसा रिकमेंड करती हूँ। आप में से अगर कोई लोग चाहते हैं कि इस किताब, इसकी विषय वस्तु पे आगे चर्चा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिखें। हम लोग इस पे चर्चा करेंगे, सबको बातचीत करने का एक मंच मिलेगा और बातचीत से बात आगे बढ़ती है। क्योंकि जैसा मैं कहती हूँ हमेशा, इतिहास को हमें पढ़ने का फायदा क्या है? इतिहास को पढ़ने का फायदा तब है कि जब उस इतिहास को हम आज के परिप्रेक्ष्य में देखें, हम ऐसी कोशिश करें कि वो इतिहास अपने आप को रिपीट ना कर पाए। इसी के साथ मैं आगे लेती हूँ। नमस्कार, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी।